अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं Siyasat.p के मुझे इस वक्त ज्वाइन किया फिर से फ़याज़ महमूद ने, और क्योंकि पूरे दिन की ख़बरें हम तक पहुंचाते हैं फ़याज़, बहुत शुक्रिया आपको, बार बार हम ज़हमत भी देते हैं। बात करेंगे मुराद अली शाह के हवाले से। एहतसाब अदालत जो बड़ी एक्टिव नज़र आती है, कड़े एहतसाब लेती है। मुराद अली शाह को 30 मार्च को तलब कर लिया है आपसे। वो जो आप 33 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का भी जिक्र कर रहे थे ऑफ द एयर, वो भी डिटेल में पूछनी है, तो बताइए किस्सा क्या है। अच्छा जी, किस्सा ये है कि मुराद अली शाह साहब को बाज़ाब्ता तौर पे मुल्ज़िम नामज़द कर दिया गया है, और वो है नूरियाबाद पावर प्लांट। एक रेफरेंस दायर किया गया है। बेसिकली इस सिंध का ये मंसूबा था, जिसमें ये तवानाई का मंसूबा था। खैर, इसमें मुराद अली शाह साहब के ऊपर जो नैब ने, सबसे पहले मैं आपको इल्ज़ामात बता देता हूँ कि वो इल्ज़ामात क्या आयद किए हैं। नैब की जी ये 9A5 है, उसकी शिक 1 है, उसके बाद 4 है, 6 है, 11 है और 12 है। उसके तहत नैब ने कैटेगोरिकली कहा है कि मुराद अली शाह साहब आप करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। अच्छा, इल्ज़ाम एक उन्होंने ये आयद कर दिया। दूसरा वो ये कहते हैं जी, नूरियाबाद मंसूबे जो अब्दुल गनी मजीद हैं, आपको याद होगा ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ओमनी ग्रुप के सरबराह हैं, और जितने भी अल्लाह के फजल करम से रेफरेंस आए हैं जाली अकाउंट के, उसमें ये मुल्ज़िम नामज़द हैं, इसमें भी वो मुल्ज़िम नामज़द हैं। अच्छा, उन्होंने उनके साथ मिलके उनका काला धन था सफ़ेद करवाने में मुराद अली शाह ने मदद की, हेल्प आउट किया, ये नैब इल्ज़ाम आयद करती है। दूसरा वो ये कहते हैं जी, मुराद अली शाह ने कौमी ख़जाने के 8 अरब रुपए मुजरिमाना तौर पे मंसूबों पर झोंक दिए, और एक कंपनी है, उस कंपनी को बाद में 3 अरब रुपया मजीद दिलवा दिया। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी, मुराद अली शाह ने सिंध काबीना से भी हकायक छुपाए, यानी कि सिंध काबीना का से अप्रूवल लेनी होती है, वहाँ पे उनको अप्रूवल ली, लेकिन हकायक उनके सामने कुछ और रखते थे, पीछे गेम कोई और कर रहे होते थे। वो नैब ये कह रही है। फिर वो कहते हैं जी, फिजिबिलिटी के बगैर मंसूबों की अप्रूवल ले ली। हालांकि आपको पता है, जब भी कोई मंसूबा शुरू होना होता है उसकी फिजिबिलिटी बनती है, फिर उसके बाद उस पर पूरा काम होता है, लेकिन यहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं बनी, लेकिन इन्होंने अप्रूवल ले ली। उसके बाद जी वो ये कहते हैं कि मुराद अली शाह ओमनी और नूरियाबाद की कंपनियों को फवायद देने के लिए काबीना में भी गलत हकायक पेश करते रहे। मकसद क्या था, इन ओमनी ग्रुप की कंपनियां और जो नूरियाबाद की कंपनियां थी, इनको फवायद पहुंचाने, जाहिर है उसका आपको कोई ना कोई बेनिफिट तो मिल रहा होता है, आप ऐसे तो नहीं, फ्री लंच तो कोई नहीं होता। तो ये था। उसके बाद ये 8 अरब के मंसूबों के फंड्स के अलावा कंपनियों के लिए 3 अरब रुपए का कर्ज भी जारी कर दिया। तो ये जी रेफरेंस दायर किया गया, इसमें 17 मुल्ज़मान है, 25 इसमें 125 गवाहान को तलब कर लिया गया है, 125 गवाहान की फहरिस्त शामिल की गई है। मजमूई तौर पे जी 66 वॉल्यूम हैं जो आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंचाए गए हैं, और उसमें क्या है, ये तमाम चटा कटा खोल के रखा गया है कि ये हुआ क्या था, ये करप्शन। जाहिर बात है जी, मुश्किल में, क्योंकि उनका एक बड़ा ही करीबी जो एक ठेकेदार था वो उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है, और उसने मजिस्ट्रेट को ना सिर्फ बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत एतराफ़ जुर्म कर लिया है, और उन्होंने कहा है, और पूरी कहानी उन्होंने बयान करके रख दी है कि ये हम करते कैसे थे। तो ये वड्डे साइन का जी मामला है, और इसमें वो हुआ क्या है कि ओमनी ग्रुप की जो जाली अकाउंट्स की रकम पर फ्रंट कंपनी खड़ी की इन्होंने। फ्रंट कंपनी का जो नाम था वो था टेक्नोमैन काइनेटिक्स नामी ये कंपनी थी। अब ये कंपनी बनती है, कंपनी बनते सारी क्या करती है, 33 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर देती है। ये हकायक कैसे सामने आते हैं? ये हकायक जब JIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें जब चीज़ें सामने आई तो पता चला ये जो कंपनी है अचानक से बनती है। इस कंपनी को ना सिर्फ सिंध हुकूमत ठेके देना शुरू कर देती है, ना सिर्फ कर्ज देना शुरू कर देती है, पता चलता है इस कंपनी के नाम पे 33 अरब रुपए की दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाती है। तो ये इल्ज़ाम है जी। मजमूई तौर पे इसमें 125 गवाहान हैं जो इन मुल्ज़मान के खिलाफ पेश होंगे, और 17 ये मुल्ज़मान हैं जो नामज़द कर दिए गए, जिसमें बड़े नाम तो खुर्शीद अनवर जमाली हैं, बड़े करीब हैं इनके। उसके अलावा ओमनी ग्रुप के सरबराह अब्दुल मजीद गनी शामिल हैं, मुराद अली शाह साहब शामिल हैं। अब इनको इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तलब किया है। अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि अपनी ये अटेंडेंस पूरी करेंगे, आके पहले दिन हाज़िरी लगवाएंगे, और अगर इनकी अटेंडेंस पूरी हो जाती है तो फिर कोर्ट इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए एक तारीख मुकर्रर कर देगी। अब तारीख मुकर्रर होने के बाद फिर ज़ाहिर है ये तो कहेंगे कि हमने तो ये गुनाह नहीं किया, तो उसके बाद ट्रायल चलेगा, फिर इस्तगासा को अपना केस साबित करना है। अब नैब के ऊपर जिम्मेदारी है। नैब के ऊपर जिम्मेदारी ये है कि आपने रेफरेंस भी दायर कर दिया है, आप एविडेंस भी ले आए हैं, अब अपने एविडेंस को साबित करना है कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होके। कोर्ट ऑफ जस्टिस तो खैर हमारा सिस्टम नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ है, तो आपने वहां पे जाके इसको साबित करना है कि जी मुराद अली शाह साहब ने ये किया है। मुझे एक बात याद आ रही थी जब आपसे मैं बात कर रहा था इसहाक डार साहब की, जब वो वजीर ख़जाना थे तो उनके ऊपर जब आमदन से ज़ायद सासाजात का रेफरेंस बना तो वो
آتے تھے, میں بھی موجود ہوتا تھا, پیش ہوتے تھے, سارے دن وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے, حاضریاں لگواتے تھے, اپنے ٹرائل بھگتاتے تھے, شام میں جا کے وزارت خزانہ چلانی شروع کر دیتے تھے. پھر ہوا یہ کہ اچانک ایک اجلاس کے لیے وہ باہر گئے, وہ یوں باہر کے ہو کے رہ گئے, پھر کبھی واپس نہیں آئے. اب پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگوں کے اوپر یہ الزامات لگے, کیسز بنے, علیم خان کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں, ان کے اوپر بنا تو ان سے جو ان کی منسٹری تھی اس سے استعفیٰ لے لیا گیا. اس طرح اور بھی کئی مثالیں موجود ہیں. اخلاقی طور پہ اب میرا بھی خیال ہے مراد علی شاہ صاحب کو بھی الگ ہو جانا چاہیے. دیکھیں ایک تو آپ پہ الزام ہے نا, انویسٹیگیشن چل رہی ہے آپ کے اوپر, کوئی اور چل رہا ہے, چلو میں مانتا ہوں کہ جی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, ہو سکتا ہے آپ کلیئر ہو جائیں, ہاں وہ کلیئر ہو جائیں, اسٹل آپ ابھی بھی ایکیوز ہیں, میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ مجرم بن گئے, لیکن اب آپ کے خلاف ٹرائل چلنا ہے. آپ سندھ چلائیں گے کہ یہاں پہ آپ ٹرائل بھگتائیں گے؟ یعنی کہ آپ کیا خبریں چلیں گی کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہمارا الیکٹڈ جو سی ایم ہے وہ کورٹ میں پیش ہو رہا ہے, کرپشن ریفرنسز میں آ کے پیش ہوگا. میرے خیال میں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, اور یہ اخلاقی طور پہ بہت درست فیصلہ ہوگا ان کا. اس سے ان کا جو شان ہے, قد ہے, وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. جب تک وہ اس سے کلیئر نہیں ہو جاتے ان کو مستعفی ہونا چاہیے. مستعفی ہو کے وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں, اور نیب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ان الزامات کو اب ثابت کرے. کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے, اب کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو سنے گی, ظاہر ہے وہ تو اب نیب نے ثابت کرنا ہے, اور مراد علی شاہ صاحب نے اپنے آپ کو انوسنٹ بھی ثابت کرنا ہے. یہ دونوں کے اوپر مورلی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن مراد علی شاہ پہ اس لیے کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, عوامی نمائندے ہیں, اور عوامی نمائندے کو جو احتساب ہے پبلک بھی کرتی ہے, ظاہر ہے وہ تو الیکشن میں کرے گی, لیکن آپ کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے. آپ چھوڑیں, آپ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا, آپ کو نوٹس ہو چکا ہے, کورٹ نے آپ کو بطور ملزم بلا لیا ہے, تو آپ کو تو فوری چاہیے تھا کہ آپ اسی ٹائم ریزائن لکھتے, کہتے جب تک میں کلیئر نہیں ہو جاتا. زرداری صاحب یہ سیٹ آپ کو مبارک, آپ نیا, اتنی آپ کی وہاں پہ میجورٹی ہے, آرام سے ایک نیا سی ایم بنا لیں, ادھی کو بنا لیں, کسی اور کو بنا لیں, لیکن بنائیں تو صحیح نا. آپ ایک جو سٹینڈرڈ تو سیٹ کریں. تو یہ ہے جی, 30 مارچ کو آپ کو یاد ہوگا لانگ مارچ بھی یہاں پہ پہنچا, جس پر لانگ مارچ پہنچے گا انہی کا, اسی پارٹی کا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ لانگ مارچ میں سکھر میں باتیں ہی ہیں, نہیں, میں آپ کو سکھر میں جب اجلاس ہوا, میں کل ایک شخص سے بات کر رہا تھا, دوست سے, انہوں نے مجھے بتایا جی مولانا صاحب نے نا شکوے شکایتیں کی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا جی پہلے بھی میں نے لانگ مارچ کیا تھا, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا, بلکہ مجھے سیڑھیوں پہ چڑھا کے خود پیچھے سے بھاگ گئے تھے. تو کہتے ہیں اگر اب ایسا کیا نا انہوں نے, تو پھر میں لانگ مارچ میں بھی نہیں کروں گا, میں جلسہ کروں گا. تو مطلب جلسے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے اتنی خبریں ابھی اس ویڈیو میں ریویل نہ کریں, ہم آپ سے ڈیٹیل میں پھر سے بات کریں گے. بہت شکریہ فیاض محمود نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ناظرین, اگر آپ ہمارے انڈیپینڈنٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, اور کامنٹس میں ضرور پارٹیسپیٹ کیجیے, کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی.